हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए, उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था का पहला पार्ट मैं आपको दे चुका हूं। आज ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो देखिए, उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था के अलावा भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो कि थी भारत के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था, कि किस प्रकार से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ होता है 2 अक्टूबर 1959 को। किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए कौन कौन सी समितियां बनती हैं, उन समितियों से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और किस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन के तहत सन 1993 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और किस प्रकार से वो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, वहां से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहली वाली वीडियो में। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम में प्रश्न आने की दृष्टि से, प्रश्न अधिकांश कहाँ से बनते हैं, तो जो हमने पहली वाली वीडियो पढ़ी थी भारत के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था, तो 73वां संविधान संशोधन है, किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ होता है और कौन कौन से प्रावधान हुए थे, कौन कौन सी समितियां बनी थी, अधिकांश प्रश्न वहीं से बनते हैं। जो उत्तराखंड की जो पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं। तो जो पहली वाली जो वीडियो है आप लोग उसको जरूर देख लेना। जो भारत के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था वाली मैंने आपको दी थी पहली वाली वीडियो, उसको आप लोग जरूर देख लेना। जो जो प्रश्न अभी तक बने हुए हैं एग्जाम में, जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना है और कौन कौन से अनुच्छेद थे, अनुच्छेद से देखिए 2018 में 2 क्वेश्चन बने हुए थे वीडियो वाले एग्जाम में, तो वो सब मैं आपको वहां से कवर करवा चुका हूँ। उसके बाद हमने शुरू किया था उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था पार्ट फर्स्ट। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सन 2016 में, कि सन 2016 से पहले उत्तराखंड के पास अपनी पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सन 2016 में क्या होता है, एक उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 पारित होता है और इसी के तहत उत्तराखंड के पास अपनी पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ हम लोग कह सकते हैं उत्तराखंड के पास अब स्वयं की पंचायती राज व्यवस्था है। तो पहली वाली वीडियो में हम इन सब चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं। अब देखिए, दूसरी वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड के पास अपनी स्वयं की पंचायती राज व्यवस्था कब आई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सन 2016 में। अब देखिए, उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसा आता है उत्तराखंड में किस प्रकार की या कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय। वो त्रिस्तरीय कौन कौन सी है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। अब देखिए, जो पहली वाली वीडियो हमने पढ़ी थी उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था, उसमें हम लोग ग्राम पंचायतों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और उसी के साथ में देखिए, जो उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 आया था, उसमें 2019 में एक संशोधन हुआ था। तो उस संशोधन से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्षेत्र पंचायत की। देखिए, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष निकाय कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जिला जिला पंचायत। और सबसे निम्न स्तरीय निकाय कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, क्षेत्र पंचायत, पहले हम लोग क्षेत्र पंचायत का अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे जिला पंचायत का। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय मध्यवर्ती निगमित निकाय है। अगर देखिए यहाँ से ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में आपको बताया था, जो हमने भारत के संबंध में पढ़ी थी पंचायती राज व्यवस्था, वहां पर से मैंने आपको ये बात बताई थी। जो क्षेत्र पंचायत होती है इसको मध्य स्तरीय निकाय या मध्यवर्ती निकाय भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक बात और, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में इन सब चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ। जो जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, तो वो अगर वो चाहते हैं कि हम सिर्फ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू करें, तो वो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। ये किन के लिए सुविधा दे रखी है, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने जनसंख्या वाले राज्यों के लिए 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए, जो क्षेत्र पंचायत होते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए, क्षेत्र पंचायत का जो हेड होता है, क्षेत्र पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमुख बोलते हैं। ये अध्यक्ष तो मैंने ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है कि आप लोग समझ जाएं इसको, क्योंकि जो किसी भी समिति का जो प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर यह अध्यक्ष लिखा हुआ है।
अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है क्षेत्र पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रमुख। जैसे जैसे ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोल लेते, मुखिया बोल लेते, उसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, प्रमुख बोलते हैं। जैसे ब्लॉक प्रमुख होता है ना, ब्लॉक प्रमुख होता है, तो वही ब्लॉक प्रमुख ये प्रमुख है। चलिए ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले आता है प्रमुख, फिर आता है ज्येष्ठ उप प्रमुख, फिर आता है कनिष्ठ उप प्रमुख, और देखिए उसके नीचे आते हैं क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार से जो यहाँ पर हमारी संरचना बनती है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की, ये देखिए प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य, इन्हीं लोगों से मिलकर एक क्षेत्र पंचायत का निर्माण होता है। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका चुनाव किस रीति से होता है। देखिए जो ये क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनको जो क्षेत्र पंचायत के जो मतदाता होंगे ना, 18 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता होंगे क्षेत्र पंचायत के, वो मतदान करेंगे और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। देखिए इनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रीति से होता है। अगर एग्जाम में आपके ऐसा प्रश्न आता है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव किस रीति से होता है, तो प्रत्यक्ष रीति से होता है। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष रीति क्या होती है, जिसमें जनता की भागीदारी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, क्षेत्र पंचायत के जो मतदाता होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है, वही क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। तो ये बात आपको पता लग गई। अब देखिए ये तो बात हो गई क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की। अब देखिए जो प्रमुख है, ज्येष्ठ उप प्रमुख है और कनिष्ठ उप प्रमुख है, इनका चुनाव कौन करता है, इनका चुनाव क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं स्वयं में से ही ये लोग क्या करते हैं, एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जनता की कोई भागीदारी नहीं है, यहाँ पर जनता की कोई भागीदारी नहीं है। जनता की भागीदारी सिर्फ यहीं यहीं तक थी। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जनता की भागीदारी खत्म हो गई। अब जो प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव जो मतलब इनको चुन रहे हैं, वो कौन चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। मान लिया क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की संख्या 20 है या 25 है, तो यही 20 या 25 सदस्य अपने में से ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक ज्येष्ठ उप प्रमुख को, एक ज्येष्ठ और एक कनिष्ठ उप प्रमुख को चुन लेंगे। तो ये दोस्तों आपको बात पता होनी चाहिए। जो देखिए हमने ग्राम पंचायत में जब पढ़ा था, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख था वो हम मुखिया प्रधान था, वहाँ का जो मुखिया था प्रधान था, लेकिन प्रधान के चुनाव में जनता भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से हो रहा था। देखिए यहाँ पर से मैंने आपको पहली वाली वीडियो में सबको समझाया था कि जो ग्राम प्रधान होता है या ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के मुखिया का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, या जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के हेड का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जनता की भागीदारी नहीं है, लेकिन ग्राम प्रधान के चुनाव में जनता की भागीदारी थी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल से पहले बता चुका हूँ। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जनता की भागीदारी है, यहाँ पर जनता की भागीदारी नहीं है। इस प्रकार से प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए सबके लिए आयु क्या रहेगी, जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य रहेंगे उनके लिए आयु सीमा क्या रहती है, तो न्यूनतम 21 वर्ष इनके लिए आयु सीमा रहेगी। अब देखिए इन्हीं में से क्षेत्र पंचायत का गठन होता है, मतलब कि जो ये क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं और ये प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, इन्हीं समूह को मिलाकर, सभी लोगों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत का गठन होता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्षेत्र पंचायत के सदस्य तो हमने पढ़ लिए। अब क्षेत्र पंचायत में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, ये दोस्तों एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र पंचायत में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। देखिए पदेन सदस्य क्या होते हैं, पहले तो हमको ये बात जान लेनी है। पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं ये क्या होते हैं। देखिए संबंधित क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान, समझेंगे इसको। संबंधित क्षेत्र पंचायत, मान लिया कोई क्षेत्र पंचायत है, इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम प्रधान, मान लिया सभी ग्राम प्रधान ये हो गए, प्लस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब इस बात को आप लोग समझना है। देखिए मान लीजिए एक क्षेत्र पंचायत है, इस क्षेत्र पंचायत से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मतदाता सूची में यहाँ पर नाम दर्ज है, इस वाले क्षेत्र पंचायत में उस लोकसभा सदस्य का यहाँ पर नाम दर्ज है, इस वाली क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची में अगर उसका नाम यहाँ पर दर्ज है और वो वर्तमान में लोकसभा सदस्य है, तो वो इस क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य होगा। सिर्फ इसी क्षेत्र पंचायत का, अलग से नहीं। जिस क्षेत्र पंचायत में उसका अपना मतलब हम लोग कह सकते हैं वोट होगा, उसी क्षेत्र पंचायत का वह निर्वाचित सदस्य रहेगा या पदेन सदस्य रहेगा वहाँ का।
पदेन सदस्य रहेगा। तो देखिए एक तो आता सभी ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान प्लस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्यसभा सदस्य। तो इस प्रकार से यहाँ के पदेन सदस्य होते हैं वो सबके लिए रीति एक ही रहेगी कि जिस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जिस व्यक्ति का अपना वोट होगा और वो वर्तमान में कहीं का लोकसभा सदस्य है या विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है तो वो अपनी क्षेत्र पंचायत में भी पदेन सदस्य रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। बस आपको यहाँ से 4 नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? ग्राम प्रधान, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। ये सभी जो ये सदस्य होते हैं ये क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए पदेन सदस्य क्या होते हैं। देखिए ये सभी क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रस्ताव पर अपना मत दे सकते हैं। जो बैठकें होती हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, उन पर ये लोग क्या कर सकते हैं? अपना मतदान दे सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख व उप प्रमुख होता है उसके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उस पर ये लोग मत नहीं दे सकते हैं। तो अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसा आता है क्षेत्र पंचायत के प्रमुख या उप प्रमुख के जो उन पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है उसमें अपना मतदान कौन नहीं दे सकते हैं? जो ये जो पदेन सदस्य रहते हैं कौन कौन? ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान और ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा सदस्य। ये प्रमुख और उप प्रमुख के जो अविश्वास प्रस्ताव रहेगा उस प्रस्ताव पर अपना मतदान नहीं दे सकते हैं। बाकी और जो प्रस्ताव रहते हैं उन पर ये लोग अपना मतदान दे सकते हैं। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में विशेष आमंत्रित किए जाते हैं परंतु ये मत नहीं दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर से दोस्तों गौर करने वाली बात है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य नहीं होता है। जो इसकी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जिला पंचायत सदस्य, जो जिला पंचायत सदस्य होता है ये भी क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र रहते हैं जो वहाँ की बैठक होती है उस बैठक में आमंत्रित होते हैं। कौन? क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी, अभी हम लोग जिला पंचायत आगे पढ़ेंगे तो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी पंचायतों की बैठकों में विशेष आमंत्रित किए जाते हैं परंतु ये मत नहीं दे सकते हैं। सिर्फ आमंत्रित इनको किया जाएगा लेकिन ये मत नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एक बात ये पकड़नी है, ये कोई पदेन सदस्य नहीं है, ये है आमंत्रित सदस्य। एग्जाम में अगर आपके ऐसा क्वेश्चन बनता है क्षेत्र पंचायत के आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं, क्षेत्र पंचायत के आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जिला पंचायत सदस्य। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं ये भी अपना मत नहीं दे सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु मानक, यानी कि जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होगा कितने निर्वाचन क्षेत्रों पर, मतलब किस तरीके से जनसंख्या पर निर्वाचन क्षेत्र बनेगा, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों की हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूनतम 25,000 ग्रामीण जनसंख्या पर 20 क्षेत्र पंचायत, मतलब कि कम से कम 25,000 तो होनी चाहिए। किसी भी ग्रामीण जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण जनसंख्या होगी कम से कम 25,000 तो वहाँ पर 20 क्षेत्र पंचायत होंगी, अधिकतम 40। और मैदानी क्षेत्रों पर न्यूनतम 50,000 ग्रामीण जनसंख्या पर 20 क्षेत्र पंचायत, अधिकतम 40। तो देखिए ये बात आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके आता है कि क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 20 से 40। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 20 क्षेत्र पंचायत, मतलब कि 20 क्षेत्र पंचायत अगर हैं, 20 क्षेत्र पंचायत अगर हैं तो वहाँ पर 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य भी तो होंगे। हर क्षेत्र पंचायत में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा। तो 20 से लेकर 40 तक क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस प्रकार से हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था ना 7 से लेकर 15, उसी प्रकार से यहाँ पर क्षेत्र पंचायत में जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं? 20 से 40। जनसंख्या आपको याद रखनी है न्यूनतम 25,000 से 50,000। 25,000 होगी तुम्हारी ग्रामीण में और 50,000 मैदानी में। शपथ की हम लोग बात करते हैं कि जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख, उप प्रमुख और जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, उप प्रमुख में कनिष्ठ और ज्येष्ठ दोनों आ जाएंगे। एसडीएम इनको शपथ दिलाएगा। और इसी में त्यागपत्र किसको देंगे? जिला मजिस्ट्रेट को अपना त्यागपत्र देते हैं, यानी कि जो डीएम होता है जिले का उसको ये लोग अपना त्यागपत्र देंगे। कौन कौन? प्रमुख, उप प्रमुख और क्षेत्र पंचायत के सदस्य। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखनी है, 20 से 40 सदस्य, इसका मतलब क्या होता है? 20 से कम नहीं हो सकता और 40 से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि 20 से कम नहीं हो सकता और 40 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है
चलिए ठीक है, तो त्यागपत्र किसे देंगे ये लोग? डीएम को देंगे। और देखिए क्षेत्र पंचायत की बैठक की हम लोग बात करते हैं। एक वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं त्रैमासिक आधार पर, मतलब कि हर 3 माह में एक बैठक होनी अनिवार्य है। तो 4 बैठक होंगी। गढ़पूर्ति की हम लोग बात करते हैं, जो ये बैठक होती है हर 3 माह में एक बैठक, इसकी गढ़पूर्ति क्या रहती है? क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का 1/3, मतलब कि जो क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनका 1/3 यहाँ पर होना आवश्यक है। मान लिया कि 15 सदस्य हैं, तो 15 सदस्यों को अगर हम लोग 1/3 करते हैं तो कम से कम 5 सदस्य अगर होंगे तो ही ये बैठक हो पाएगी। बैठक कौन बुलाएगा? क्षेत्र पंचायत का प्रमुख। अगर इसकी अनुपस्थिति है, मतलब कि क्षेत्र पंचायत का अगर प्रमुख उपस्थित नहीं है, तो जो क्षेत्र पंचायत का जो उप प्रमुख है वो इसकी बैठक को बुलाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? तो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है बीडीओ, यानी कि खंड विकास अधिकारी। क्षेत्र पंचायत का बजट कौन तैयार करता है? तो क्षेत्र पंचायत का बजट कौन तैयार करेगा? क्षेत्र पंचायत का बजट कौन तैयार करेगा? पंचायत के सचिव। देखिए बजट पंचायत के सचिव द्वारा नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से तैयार करेगा। जो जो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ना, पंचायत का सचिव, जो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है वीडीओ, खंड विकास अधिकारी। तो ये क्या करेगा? पंचायत के सचिव द्वारा नियोजन एवं विकास समिति, इसकी भी सहायता लेगा, नियोजन एवं विकास समिति। इसका मतलब क्या है? जो क्षेत्र पंचायत का सचिव है और उसी के साथ में नियोजन एवं विकास समिति जो है वो दोनों मिलकर इस बजट को तैयार करती हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो फिर जिला पंचायत को, ये जैसे बजट तैयार हो गया, बजट कौन तैयार करेगा? जिला पंचायत का सचिव और साथ में नियोजन एवं विकास समिति। बजट तैयार हो गया, फिर जिला पंचायत को ये बजट भेजा जाता है। किसको? जिला पंचायत को। तो क्षेत्र पंचायत के बाद में देखिए क्या होता है कि जो जिला पंचायत ने भेज दिया, बाकी आगे की कार्रवाई होती है। ये सब एग्जाम में पूछा नहीं आता है, बस पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। क्षेत्र पंचायत का बजट कौन तैयार करता है? तो बजट पंचायत के सचिव द्वारा नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से तैयार किया जाता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए क्षेत्र पंचायत के लेखों की संपरीक्षा या जांच कौन करता है? जो क्षेत्र पंचायत के जो लेखा होते हैं उनकी संपरीक्षा व जांच कौन करता है? तो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियत किया जाए। वैसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते नहीं है, वैसे आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं। उसके बाद देखिए अविश्वास प्रस्ताव की हम लोग बात करते हैं। जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं और जो उप प्रमुख होते हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से लगता है और कैसे यहाँ से प्रश्न बनेगा, जितना मैं कहूँगा आपको सिर्फ उतना ही नोट करना है, बाकी आपको कुछ नोट नहीं करना है। देखिए प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लगता है ये किस प्रकार से लगता है? देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव पर होने चाहिए। इतना नोट कर लीजिए, जब एक क्षेत्र पंचायत के प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, ये पेश किया जाएगा, तो उस अविश्वास प्रस्ताव पर कितने क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आधे, यानी कि 1/2। आपको इतना नोट करना है। हस्ताक्षर करने वाले न्यूनतम 3 अधिकारी इस प्रस्ताव को मुख्य विकास अधिकारी को सौंपेंगे। ये आपको नोट नहीं करना है, बस इसको समझ लीजिए। जैसे हस्ताक्षर हो गए 1/3 किस 1/2 क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के। अब जो हस्ताक्षर करने वाले जो क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं, कम से कम 3 सदस्य इस प्रस्ताव को मुख्य विकास अधिकारी को सौंप देंगे। मुख्य विकास अधिकारी एक बैठक करवाएगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? एसडीएम इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जानते हैं और बातें। तो देखिए बैठक में यदि यह प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत सदस्यों के कुल संख्या के 2/3 समर्थन से पारित हो जाता है तो प्रमुख व उप प्रमुख का पद रिक्त हो जाता है। यानी कि जो क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और उप प्रमुख होता है उसका पद यहाँ पर रिक्त हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर से आपको 2 ही चीज़ें नोट करनी है। जब इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा तो 1/2 क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, और जब अंतिम रूप से जब एक बैठक होती है उस बैठक में एक मतदान होता है जिसको बोलते हैं गुप्त मतदान। उस गुप्त मतदान में यदि 2/3, अंतिम रूप से हम लोग बोल रहे हैं 2/3 क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी सहमति दे देते हैं तो जो प्रमुख होता है और जो उप प्रमुख होता है उसका पद रिक्त हो जाता है। एग्जाम में देखिए यहीं से प्रश्न बनेगा आपका, ये इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों पर जब अविश्वास, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख व उप प्रमुख को हटाने के लिए क्षेत्र पंचायत के कितने निर्वाचित सदस्यों के मतलब हस्ताक्षर से या सहमति से वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है? तो आपको आप उत्तर क्या देंगे? 2/3। 2/3 हस्ताक्षर से यदि क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 2/3
वोटों से या 2/3 समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो प्रमुख व उप प्रमुख का पद रिक्त हो जाता है। तो ये रही थी क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, सदस्य नहीं प्रमुख और उप प्रमुख होते हैं। उप प्रमुख में देखिए कनिष्ठ उप प्रमुख और जो नीचे वाला और जो ऊपर वाले दोनों प्रमुख आ रहे हैं ना, वो दोनों आ जाएंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है उप प्रमुख, तो आप लोग को ये समझ लेना है। फिर देखिए क्षेत्र पंचायत का गठन व पुनर्संगठन कौन करेगा, तो राज्य सरकार ही करती है। क्षेत्र पंचायत का चुनाव कौन कराता है, जिस प्रकार से ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवा रही थी, राज्य सरकार, उसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत का चुनाव कौन करवाएगा, राज्य सरकार। और जो क्षेत्र पंचायत की जो मतदाता सूची होती है उसको कौन तैयार करेगा, उसको भी राज्य निर्वाचन, देखिए राज्य सरकार नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग। मैंने क्या बोला मुझे खुद पता नहीं है अभी। क्षेत्र पंचायत का जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। जिस प्रकार हम लोग देख रहे थे ग्राम पंचायत में वहाँ का चुनाव कौन करवा रहा था, राज्य निर्वाचन आयोग, उसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची होती है उसको कौन तैयार करेगा, राज्य निर्वाचन, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की जो एक मतदाता सूची होती है उसको कौन तैयार करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए आरक्षण की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके लिए जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए आरक्षण क्या रखा गया है। देखिए जो महिला होती हैं उनके लिए 50%, सेम जैसा ग्राम पंचायत में था ना, सेम वैसा ही है। जो महिलाएं होती हैं 50%, ओबीसी के लिए है जो 14%, और अनुसूचित जाति प्लस जनजाति के लिए कितना है, इनके लिए देखिए एक निश्चित नहीं किया गया है। इनको देखिए जो कुल जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या में इनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इनको आरक्षण दिया जाता है। तो अगर मैं कहूँ आरक्षण से अगर क्वेश्चन कहीं से बन सकता है तो यहाँ से बन सकता है कि एससी और एसटी को आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, कुल जनसंख्या में इनकी जो कुल जनसंख्या में जो उस जगह जो उस क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या होती है उस जनसंख्या में एसटी और एससी की संख्या के अनुपात के आधार पर ही एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है। और देखिए अगर मैं बात करता हूं कि पंचायतों में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243D में है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर देखिए कार्यकाल की हम लोग बात करते हैं। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो मुखिया जो प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है, या फिर जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष सभी का कार्यकाल होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कब से शुरू होता है, तो जो प्रथम बैठक होती है या जिसको अधिवेशन भी बोलते हैं, इसी प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद देखिए प्रमुख व उप प्रमुख को कौन चुनता है, तो प्रमुख व उप प्रमुख को कौन चुनेगा, जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख होते हैं, इनको कौन चुनता है, तो क्षेत्र पंचायत का निर्वाचित सदस्य। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर देखिए क्षेत्र पंचायत में बाहर नियंत्रण किसका होता है, तो डीएम का होता है। जैसे कर लगा सकती है क्षेत्र पंचायत, जल विद्युत पेयजल मार्ग आदि इस प्रकार के ये कर भी लगा सकती है, लेकिन इसमें पूरा हस्तक्षेप राज्य सरकार का होता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्षेत्र पंचायत हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग अध्ययन कर लेते हैं जिला पंचायत का। देखिए जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है, याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जिला पंचायत। और सबसे निम्न स्तरीय निकाय कौन सा है, तो ग्राम पंचायत। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होती है। एक जो जिला होता है हर जिले की एक जिला पंचायत होती है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर से एक बात आपको और पकड़नी है, प्रत्येक जिले की एक जिला पंचायत होती है। अगर क्वेश्चन ये बने उत्तराखंड में कितनी जिला पंचायतें हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 13। हर जिले की अगर एक जिला पंचायत होगी तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। तो उत्तराखंड में कितनी जिला पंचायतें हैं, 13 जिला पंचायतें हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं। देखिए जिला पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको समझेंगे इस चीज़ को, यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिला पंचायत का जो हेड होता है इसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। देखिए ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, मुखिया। और जो क्षेत्र पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमुख। और जो जिला पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। ये जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था वाली वीडियो आई थी वहाँ से मैंने आपको ये बातें बताई थी। अब देखिए एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष होगा, और होंगे जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ पर से ऐसी कुछ व्यवस्था रखी गई है। तो इन्हीं लोगों से मिलकर एक जिला पंचायत का निर्माण होता है, किससे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। और साथ ही में देखिए जिले के समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रमुख भी यहाँ पर आते हैं।
चलिए ये तो बात होगी जिला पंचायत के सदस्यों की। अब देखिए यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन कैसे बनेगा। जिला पंचायत के, देखिए क्वेश्चन तो छोड़िए, पहले आप इस चीज़ को समझिए। जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रीति से। समझेंगे, जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कौन करता है? तो इनका चुनाव उस जिला पंचायत के मतदाता करते हैं, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता होंगे, जो वहाँ की जनता होगी, वो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब जो ये जिला पंचायत सदस्य होते हैं ना, ये सदस्य अपने में से ही क्या करते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी कहा, जहाँ पर जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति, और जहाँ पर से जो जनता होती है उसकी भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से ना होकर उसके द्वारा चुने गए सदस्यों की वहाँ पर भागीदारी होती है, तो वहाँ पर एक जो चुनाव का तरीका होता है वो हम लोग कहते हैं उसको अप्रत्यक्ष तरीका। तो यहाँ पर से समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। जिला पंचायत की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें जो उनका हेड होता है उनमें से किस स्तर पर जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो हेड का चुनाव होता है किस स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर ऐसा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो समझेंगे कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था के जो हेड होते हैं उनमें से किसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है कौन होता है, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है उसमें तो हर कोई भाग लेता है ना, जो जहाँ ग्राम सभा होती है वहाँ के जो लोग, ग्राम प्रधान का चुनाव तो पहली बात तो जनता ही करती है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव और जो प्रमुख का चुनाव, क्षेत्र पंचायत में जो प्रमुख का चुनाव हो रहा है वहाँ पर जनता की कोई भागीदारी नहीं है। वहाँ पर किसकी भागीदारी है, जो उनके जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं उनकी वहाँ पर भागीदारी है। तो इस चीज़ को दोस्तों आपने समझना है। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, मुखिया। क्षेत्र पंचायत का हेड कौन होता है, प्रमुख। और जिला पंचायत का हेड कौन होता है, अध्यक्ष। बस इसे ऐसे आपको समझना है। ये बात आपको बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखिए पदेन सदस्य की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जो जिला पंचायत से संबंधित रहेंगे। यानी कि जैसे मैंने आपको भी बताया ना, लोकसभा के वे सदस्य जिनका जिनका इस जिला पंचायत में मतदाता सूची में नाम दर्ज है और वो उस क्षेत्र से एक लोकसभा के सदस्य हैं, तो वो अपनी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। ये बात आपको समझनी है। ये एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए ना ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको इनको बता रहा हूँ। वैसे आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए जितना ज्ञान आप ले सकें तो ले लीजिए, क्या जा रहा है लेने में। देखिए तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य जिला पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वह मत दे सकते हैं, मतलब मतदान दे सकते हैं, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, जैसे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा उस पर ये लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं निर्वाचन क्षेत्र की। जो जिला पंचायत होगा उसका निर्वाचन क्षेत्र कैसे होगा। देखिए यहाँ पर देखिए विकास खंडों को देखा जाता है, जो विकास खंड होते हैं यहाँ पर उनको देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है, पर्वतीय व मैदानी इलाकों में, सुनेंगे ध्यान से, पर्वतीय व मैदानी इलाकों में जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक की जनसंख्या की गिनती के आधार पर इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है तथा इसी आधार पर देखा जाता है कि कितने जिला पंचायत सदस्य बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो रोल रहेगा विकास खंडों का रोल रहेगा। तो विकास खंडों की जो जनसंख्या होगी यहाँ पर उनकी गिनती की जाती है, ना कि गाँव की जनसंख्या की। समझेंगे, जो विकास खंडों की जो जनसंख्या होती है उनकी गिनती की जाती है, ना कि गाँव की। किस में, जिला पंचायत में। तो यहाँ पर देखिए जो पर्वतीय विकास खंड रहेगा उसमें 24,000 की जनसंख्या पर 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 की जनसंख्या पर 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे और मैदानी विकास खंड में 50,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे। न्यूनतम 2 निर्वाचन क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में और न्यूनतम 2 निर्वाचन क्षेत्र पर्वतीय विकास खंड में। तो ये जनसंख्या आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाएगी, 24,000 और 50,000। अब देखिए अगर यहाँ पर 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 सदस्य आएंगे। अगर यहाँ पर 50,000 की जनसंख्या पर 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पर भी दो जिला पंचायत हैं वो जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर आएंगे।
अधिकतम का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है कि जो जिला पंचायत रहेगी उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। अब देखिए ये यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर इसको निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि देखिए मैदानी क्षेत्रों में 50,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं, मतलब कि 25,000 में एक इन्होंने मान लिया है, 25,000 में इन्होंने एक मान लिया निर्वाचन क्षेत्र। अगर यहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, मान लेते हैं कि जनसंख्या 75,000 हो जाए, तो ये लोग क्या करेंगे, 3 निर्वाचन क्षेत्र बना देंगे। 1 लाख अगर हो जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसी वृद्धि की जाती है, आगे की बात बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर क्या होगा, 4 निर्वाचन क्षेत्र ये लोग कर देंगे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था भविष्य में होगी। तो लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो जिला पंचायत रहेगी, जिला पंचायत में जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्वतीय विकास खंडों में जो जनसंख्या रहेगी 24,000 रहेगी, और उस 24,000 जनसंख्या पर 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, यानी कि 2 जिला पंचायत के सदस्य रहेंगे। मैदानी विकास खंड में 50,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, और वहाँ पर मतलब कि 2 जिला पंचायत सदस्य रहेंगे। अधिकतम का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर देखिए जिला पंचायत का संगठन व पुनर्संगठन कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। आरक्षण की व्यवस्था देखिए, जो हमने आरक्षण व्यवस्था क्षेत्र पंचायत में पढ़ी, जो हमने आरक्षण व्यवस्था ग्राम पंचायत में पढ़ी, सेम है। यहाँ पर आप एक जगह की याद कर लीजिए, ग्राम पंचायत की याद कर लीजिए या क्षेत्र पंचायत की याद कर लीजिए, तीनों में समान यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। इसको मैं यहाँ पर दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि अभी तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिए जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है, तो देखिए जैसे ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का चुनाव कौन करवा रहा था, राज्य निर्वाचन आयोग, उसी प्रकार से जिला पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। और यही राज्य निर्वाचन आयोग जिला पंचायत की मतदाता सूची भी बनाएगा। कार्यकाल की हम लोग बात करते हैं तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल रहेगा, वही सब में सेम आ रहा है। देखिए जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत हो, सब में जो उनके जो सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल कब से शुरू होता है, तो प्रथम बैठक से शुरू होता है। ये बात आपको याद रखनी है, प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक। आयु की हम लोग बात करते हैं तो प्रत्येक स्तर पर आयु 21 वर्ष ही यहाँ पर रखी गई है। फिर देखिए क्या होता है, जिला पंचायत के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये तो मैं भी आपको बता ही चुका हूँ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जो जिला पंचायत के जो सदस्य रहते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा और जो सदस्य होंगे ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये सभी अपना त्यागपत्र राज्य सरकार के द्वारा, जो एक विहित प्राधिकारी होता है, जो राज्य सरकार के द्वारा एक जो विहित प्राधिकारी बनाया जाएगा उसी को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। अब देखिए जो विहित अधिकारी होता है ये कोई भी हो सकता है, ये डीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, सीडीओ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन राज्य सरकार यहाँ पर सबसे ऊंचे दर्जे के अधिकारी को ही विहित अधिकारी बनाती है, जैसे कि डीएम। बस आपको अगर क्वेश्चन ये आता है कि जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी को। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10 दिन। मान लेते हैं कि इन जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना त्यागपत्र इस विहित प्राधिकारी को सौंप दिया। अगर 10 दिनों के अंदर जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों ने अपना जो त्यागपत्र है वापस नहीं लिया, तो ये त्यागपत्र पारित हुआ या स्वीकृत मतलब हुआ माना जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। जो जिला पंचायत के जो सदस्य रहते हैं, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सदस्य नहीं, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वो किस प्रकार से लाया जाएगा। और यहाँ पर से जो मैं कहूँगा आपको सिर्फ उतना ही नोट करना है। देखिए जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, देखिए क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर इसमें होने चाहिए। अगर लगता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगाना चाहिए, तो जो जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, अपनी कुल जनसंख्या के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर इस अविश्वास प्रस्ताव में करवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हस्ताक्षर करने वाले न्यूनतम 3 सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव को उस जनपद के जिलाधिकारी या विहित प्राधिकारी जिसके अंतर्गत जिला पंचायत स्थित हो को देंगे। मतलब कि जो जैसे कि बन गया हमारा अविश्वास प्रस्ताव बन गया, उसमें आधे सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, जिलाधिकारी के पास। अब जो जिलाधिकारी या विहित प्राधिकारी होगा उस जिले के जिला न्यायाधीश से एक बैठक करवाने को कहेगा, जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करेगा। मतलब जो जिलाधिकारी या जो विहित प्राधिकारी होगा जो उस जिला का
वो क्या करेंगे, जो जिलाधिकारी और जो विहित प्राधिकारी होगा वो उस जिले के जिला न्यायाधीश से एक बैठक करवाने को कहेगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, जिसकी अध्यक्षता करता है उस जिले का जिला न्यायाधीश। तो चलिए ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखते हैं बढ़ के। फिर देखिए, बैठक में यदि यह प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 2/3 समर्थन से पारित हो जाता है तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अपना पद रिक्त करना पड़ता है। तो यहाँ पर से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब प्रस्ताव तैयार होता है तो उसके लिए 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और जब एक मतदान होता है, यहाँ पर जो बैठक होती है, इस बैठक में फिर एक मतदान होता है, वो मतदान किसकी अध्यक्षता में होगा, जिला न्यायाधीश की उपस्थिति में होगा। अगर उस मतदान में जो जिला पंचायत के जो 2/3 सदस्य हैं वो अपना समर्थन इसको देते हैं या अपने हस्ताक्षर इस अविश्वास प्रस्ताव पर करते हैं, तो यहाँ पर से तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा और जो उपाध्यक्ष होगा उसको अपना पद रिक्त करना पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है बस। 2/3 अधिकांश जो एग्जाम में प्रश्न बनता है वो यही पूछा जाएगा कि जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनके अविश्वास प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए कितने समर्थन की आवश्यकता होती है, तो 2/3। पेश करना अलग बात होती है, पारित करना अलग बात होती है, दोनों चीज़ अलग हैं। पेश करने का मतलब क्या है कि उसको पेश किया जा रहा है, पारित करने का मतलब क्या है कि वो चीज़ स्वीकृत हो गई है, वो चीज़ पारित हो गई है। बैठक की हम लोग बात करते हैं कि जो जिला पंचायत होती हैं उनकी बैठक प्रति 3 महीने में एक न्यूनतम बैठक, मतलब कि एक वर्ष में 4 बार, वर्ष में 4 बार बैठक होती हैं जो कि त्रैमासिक आधार पर होती हैं। मतलब कि कम से कम 4 बैठक तो होंगी ही, अधिकतम भी हो सकती हैं। ये कम से कम एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं है, अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 4 होनी ही चाहिए। तो आपसे एग्जाम में कम से कम का ही पूछा जाएगा। तो प्रति 3 महीने में एक बैठक। तो यहाँ पर से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो जिला पंचायत जो जो जिला पंचायतें होती हैं उस जिला पंचायत की एक वर्ष में कितनी बैठकें होनी अनिवार्य हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। बैठक की गढ़पूर्ति की हम लोग बात करते हैं तो कुल सदस्यों का 1/3, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि 21 सदस्य हैं, 21 सदस्य हैं, एक मिनट, यहाँ पर मान लेते हैं 21 सदस्य हैं, तो 21 को हम लोग 1/3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सतह 21। कम से कम जब 7 सदस्य यहाँ पर उपस्थित होंगे तो ही ये बैठक हो पाएगी। तो इस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, जिला पंचायत का विघटन कौन करता है, जिला पंचायत का विघटन कौन करेगी, राज्य सरकार। जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, तो मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी जिला पंचायत का सचिव होता है। फिर देखिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला पंचायत को परिवीक्षणात्मक और समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है, जो हमने अभी तक 2 वीडियो पढ़ ली हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखूंगा मैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में। तो जिला पंचायत को किस प्रकार के कार्य करने होते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था में, परिवीक्षणात्मक समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। फिर देखिए, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। कौन कौन सी, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। तो इस प्रकार से 6 समितियां अपने अपने ही सदस्यों में से एक जिला पंचायत बनाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, जिला पंचायत का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो जिला पंचायत का जो पीठासीन अधिकारी कौन होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष। जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था ना, जो क्षेत्र पंचायत होती है उसको मध्यवर्ती निकाय बोला जाता है। वो मध्यवर्ती निकाय इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य में यह एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसको एक मध्यवर्ती निकाय बोला जाता है। तो इसको नोट कर लेंगे, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है, क्षेत्र पंचायत। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 था वो आपका समाप्त हुआ। अब देखिए, 2016 वाला और 2019 वाले में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, 2016 और 2019 वाले में कोई अंतर नहीं है, बस 2-3 चीज़ें यहाँ पर से अलग कर दी गई हैं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि बहुत सारा मैटर आपको देना होता है, और उस मैटर में क्या होता है कि हमें थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है। अगर तेज़ नहीं बोलते हैं तो वीडियो क्या होती है, थोड़ी लेंथी हो जाती है, और उस लेंथी वीडियो को आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो हमको क्या है, थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है, मतलब कि जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ को मैनेज कर लिया कीजिए, वरना आप ही लोग कहते हैं कि वीडियो 50 मिनट की होगी, 55 मिनट की हो गई। मैटर आपको बहुत सारा चाहिए और वीडियो की लेंथ कम चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हमको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज
संशोधन अधिनियम 2019 ये आता है। 2016 में जो हुआ था उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक जो आया था 2016 में, उसमें क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। कब हुआ? 2019 में। यहाँ पर से देखिए कुछ ज़्यादा विशेष चीज़ें हुई नहीं हैं, बस एक शैक्षिक योग्यता जो हमने पढ़ी थी, जो हम लोग पिछली वाली वीडियो हमने पढ़ी थी ग्राम पंचायत वाली, जो वहाँ पर शैक्षिक योग्यता बढ़ा दी गई है, हाई स्कूल और 8वीं कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, तो वो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर जोड़ी गई है। और साथ में 2 बच्चे वाला प्रावधान, इसको दोस्तों आपने नोट करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो पंचायती स्तर पर जो 2 बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ग्राम पंचायत में, दोबारा इन सब चीज़ों को नहीं समझाऊंगा डिटेल से। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में कम से कम 2 बच्चों का जो प्रावधान जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया? तो ये 2019 में जोड़ा गया है। साथ ही में कुछ शैक्षिक योग्यता यहाँ पर भी जोड़ी गई है, तो वो कब जोड़ी गई है? 2019 में ही। बस यही प्रावधान है, ये पूरा आपको मैंने बताया था ग्राम पंचायत वाली वीडियो में, सब कुछ मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत वाली वीडियो में। इस अधिनियम के बारे में भी मैंने वहाँ पर आपको बताया था, तो वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है। मतलब कि जो उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 का पहला पार्ट था, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम था या विधेयक था, वो आपका समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए, ताकि जो नई नई वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, रोज़ नई नई जानकारियाँ वहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है, कुछ भी आपकी परेशानी है, कुछ आपको शेयर करना हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।